नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में विशेष रूप से एक स्पेशल टॉपिक को फोकस कर रहे हैं जिसका नाम है किसानों के विद्रोह या भारत में कृषक आंदोलन, किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट या पीजेंट रिवोल्ट्स के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे पहले अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी भारत में किसानों की भूमिका की। भारत में किसानों की भूमिका, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि भारत की ब्रिटिश काल में और विशेष रूप से आधुनिक भारत में जब ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई है तो उस समय भारत की 85% जनसंख्या गांव में निवास करती थी, अर्थात भारत की आत्मा गांव में बसती थी, जिसका अर्थ हुआ कि भारत की टोटल पॉपुलेशन की अधिकतम जनसंख्या गांव में थी और गांव में ये जनसंख्या बेसिकली कृषि गतिविधियों और खेती से संबंधित थी, पशुपालन से संबंधित थी। साथ ही साथ भारत में अंग्रेजों का जो शासन शुरू हुआ उस समय राजस्व का मुख्य आधार जो था वो भू राजस्व था, लैंड रेवेन्यू था। और कहीं ना कहीं क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और उस व्यापारिक कंपनी ने अधिकतम लाभ वसूलने के लिए अधिकतम भू राजस्व वसूलना शुरू किया और अधिकतम भू राजस्व वसूलना शुरू किया तो उस अधिकतम भू राजस्व वसूलने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई, कुछ ऐसी चीजों को प्रोत्साहित किया जिससे भारत में कृषक आंदोलन या कृषक विद्रोह बहुत तेज गति से उठ खड़े हुए। इन्हीं किसान आंदोलन ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार करने में भी अपना अहम रोल अदा किया था। तो सबसे पहले जिन किसान आंदोलन की बात की उसमें हम सबसे पहले उसकी भूमिका की बात की। अब हम बात करें कि जो किसान आंदोलन थे, इन किसान आंदोलनों के कारण क्या थे, तो आप लोग ध्यान रखना इन किसान आंदोलनों के जो कारण थे वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग थे, लेकिन कुछ कॉमन कॉज थे जिसको हम बता सकते हैं। वो कॉमन कॉज क्या है, तो नंबर वन ब्रिटिश शासन की भू राजस्व प्रणालियां। ब्रिटिश शासन की भू राजस्व प्रणालियां जो थी वो सबसे ज्यादा यहां पर उत्तरदायी है। सबसे पहला जो होगा ब्रिटिश शासन की भू राजस्व प्रणालियां, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो सिस्टम कौन कौन से हैं, तो वो मैंने आपको एकदम समझा रखे हैं। वो 3 सिस्टम जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने अपने यहां पर किसानों का खून चूसने में या उनका शोषण करने में अहम रोल अदा किया। उसमें थी एक तो स्थायी बंदोबस्त जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस आदि क्षेत्रों में थी, परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा पंजाब, मध्य प्रांत, गंगा दोआब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, यहां पर जो थी वो थी महलवाड़ी व्यवस्था। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी अर्थात दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में जो थी उसको हम कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो पहला जो बिंदु आएगा वो आएगा किसान आंदोलनों का ब्रिटिश द्वारा वसूली जा रही भू राजस्व प्रणालियां। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा बिंदु होगा किसानों का साहूकारों, बिचौली कहते हैं दलाल को, बिचौलियों एवं जमींदारों के द्वारा व्यापक शोषण किया गया। और ध्यान रखना अगर भारत में ब्रिटिश शासन का सबसे अधिक फायदा किसी को मिला तो वो मिला लैंडलॉर्ड्स को, जमींदारों को, बिचौलियों को, साहूकारों को, जिन्होंने व्यापक स्तर पर अंग्रेजों के साथ मिलकर किसानों का शोषण किया। इसी प्रकार से एक आएगा तीसरा पॉइंट, भारत में प्राकृतिक अकाल तो आते थे लेकिन जिस प्रकार से भूमि का मालिक कोई नहीं रहा, जमीन को पूछने वाला कोई नहीं था, खेत पर ध्यान ही नहीं दिया गया, तो प्राकृतिक अकालों के साथ साथ
कृत्रिम अकालों की बारंबारता भी शुरू हो गई। तो एक पॉइंट आएगा प्राकृतिक एवं कृत्रिम अकालों की बारंबारता मतलब बार बार इस प्रकार के अकालों का पड़ना, और उन अकालों में भी ब्रिटिश द्वारा लगान वसूलना, लगान माफ न करना। एक आप लोग ध्यान रखना, एवं अतिवृष्टि मतलब होता है अधिक वर्षा, अतिवृष्टि के अंदर भी रेवेन्यू वसूलना, अतिवृष्टि में भी राजस्व वसूलना। अगर फसल बर्बाद हो गई हो तब भी अंग्रेज जो है वो रेवेन्यू नहीं छोड़ते थे। तो ये भी किसान विद्रोह का एक कारण बनेगा। इसी प्रकार स्थानीय जो साहूकार थे, जो पूंजीपति थे, उनकी शोषणपरक नीतियां भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी। चौथा रीजन जो होगा पुलिस का दमनकारी रवैया भी इन आंदोलनों के लिए जिम्मेदार था। पांचवा बिंदु आप लोग ध्यान रखना कि जो उनकी परंपरागत कृषि व्यवस्था थी, उस परंपरागत कृषि व्यवस्था का टूटना, परंपरागत कृषि व्यवस्था का टूटना। और ध्यान रखना 1813 के बाद तो क्या होगा, जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण वहां के कल कारखाने अपने चरम पर होंगे, तो भारत से तैयार माल पर कम, कच्चे माल पर अधिक बल दिया जाएगा। जब भारत से कच्चे माल पर अधिक बल दिया जाएगा तो भारतीय कृषि का औद्योगिकरण हो जाएगा और भारत में कृषि पर भार बढ़ेगा। इसलिए एक कारण यह भी होगा कृषि पर भार बढ़ना, और जब कृषि पर भार बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि जो हस्तशिल्प उद्योग है उसका पतन होता है और गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है। तो कृषि पर भार का बढ़ना, परंपरागत अर्थव्यवस्था का विनाश जैसे अनेक कारणों ने भारतीय किसानों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। तो ये बिंदु आपके सबसे पहले जो है आपके किसान आंदोलन के कारण के रूप में आएंगे। अब हम आगे बढ़ें और देखें कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से कौन कौन से किसान आंदोलन आपके आ सकते हैं। बहुत सारे किसान आंदोलन आपको पता है हुए हैं, सभी किसान आंदोलन कवर करना मुश्किल है। मैंने कल बहुत सारे पूर्वी भारत के विद्रोह को कवर किया था, जिसको आप पूरा वीडियो देखना कि मैंने कौन कौन से पूर्वी भारत के विद्रोह किए जिसमें जनजातीय विद्रोह ज्यादा शामिल थे। आज हमारा टॉपिक जो है वो किसान विद्रोह पर है। भारत में किसानों के भी लगभग 50 से अधिक विद्रोह हुए। उन सब विद्रोह को तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मुख्य विद्रोह उसको मैं आपको बताना जरूर पसंद करूंगा, जहां से आपके प्री एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले ये जो विद्रोह हुए, इसका हम छोटा सा एक फॉर्मेट बनाएं कि कौन सा विद्रोह कहां पर हुआ, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये हमारा प्यारा भारत, और भारत में ये दक्षिण भारत, और यहां से ये पूर्वी भारत, और उसके बाद ये यूपी वाला इलाका आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो कुछ आंदोलन यहां पर हुए हैं, और ये जो पार्ट है ये उस समय का अवध क्षेत्र था, और अवध प्रांत का ही बाद में नाम हो गया संयुक्त प्रांत, जिसको आज हम कहते हैं उत्तर प्रदेश। यहां पर जो मूवमेंट चला उसको हम कहते हैं एका आंदोलन। यहां पर जो आंदोलन चला वो एका आंदोलन बेसिकली कहां पर चला, तो चला यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर। एका मूवमेंट, एका आंदोलन जो है वो उत्तर प्रदेश। उसके बाद में अगर हम चलें, यूपी की सीमाएं मिलती है बिहार के साथ में, और बिहार में जो मूवमेंट चला उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा चंपारण। तो एक आपका जाएगा चंपारण वाला पार्ट, सेकंड जो है चंपारण, या मैं इसको यहां लिख दूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। एक जो है आपका चंपारण, और चंपारण जो है चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, ये बेसिकली एक किसान आंदोलन ही था। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में होता है, 1917 में, और जो एका आंदोलन है ये बेसिकली 1921-22 की घटना है। उसको हम एक साथ डिटेल में देख लेंगे, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद यहां पर जो इलाका होगा ये पूरा पार्ट आएगा
बंगाल का। बंगाल के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है उसमें नील विद्रोह। ध्यान रखना, बंगाल में बहुत सारे हैं, सब के सब में कुछ हम इसमें कवर करेंगे। जैसे नील विद्रोह, नील विद्रोह का संबंध सीधा सीधा किसानों के साथ में था। नील विद्रोह, पबना विद्रोह, नील विद्रोह, पबना विद्रोह, तो दो तो ये, और तीसरा फरेजी विद्रोह। और फरेजी के बाद, फरेजी मैंने शायद कल करा दिया था आपको, एक तेभागा आंदोलन। तो यहां पर ये तीन मूवमेंट आप याद करोगे। ये तीनों आंदोलन जो हैं, तेभागा आंदोलन, इन तीनों मूवमेंट का संबंध जो है वो बेसिकली किसके साथ में है? तो इन तीनों मूवमेंट का संबंध है बंगाल के साथ में। तो ये तीनों मूवमेंट जो है वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? बंगाल के साथ। उसके बाद दक्षिण भारत में जहां पर आज तेलंगाना है, वो तेलंगाना क्षेत्र पहले हैदराबाद रियासत का पार्ट था, और वहां पर भी एक विद्रोह होता है जिसको हम कहते हैं तेलंगाना आंदोलन। एक होता है तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन की वर्तमान लोकेशन कहां पर होगी? तो तेलंगाना क्षेत्र में। तेलंगाना तो चूंकि आपको पता अभी बना है लेटेस्ट, तो ये पहले आंध्र प्रदेश का ऐसा था, और आंध्र प्रदेश का ये सब पहले किसका ऐसा था? तो हैदराबाद रियासत का पार्ट था। इसके बाद आप देखोगे जो दक्षिण भारत है उसमें इस जगह पर ये जो पार्ट है, यहां पर केरल स्टेट था। केरल स्टेट जो पहले बहुत सारे रियासतों में बटा हुआ था, इसी तट को हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। यहां पर इसी को कहते हैं मालाबार कोस्ट। और मालाबार कोस्ट जो है, जो केरल की है, मालाबार तट, इस मालाबार तट कहां पर होगा? केरल से। और यहां पर जो रिवोल्ट हुए हैं उसमें एक बड़ा नाम आता है मोपला विद्रोह। यहां पे एक रिवोल्ट को आपको ध्यान में रखना है, और उसका नाम है मोपला विद्रोह या मोपला रिवोल्ट। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पुनप्पा और वायनार, पुनप्पा और वायनार, पुनप्पा और वायनार विद्रोह। तो ये भी आपको जस्ट ध्यान रखने हैं। ये कहां पर हुए हैं? केरल के अंदर। अगर आप देखो कि महाराष्ट्र में, तो उस समय इस रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है दक्कन विद्रोह। यहां का इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है दक्कन रिवोल्ट। और दक्कन कहां का होगा? तो ये बेसिकली पार्ट होगा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। फिर हम चलें गुजरात के अंदर। तो आपको पता गुजरात से तो बहुत सारे नेता थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी। इसलिए यहां पर मूवमेंट होंगे। उसमें एक मूवमेंट तो हम पढ़ चुके हैं, जैसे खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन को वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि खेड़ा भी किसानों से संबंधित था, और हम गांधी जी के स्थानीय आंदोलन में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा इसमें। और एक जो है यहां पे बारदोली सत्याग्रह। ये बारदोली सत्याग्रह जो हुआ, ये भी खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह का संबंध सीधा सीधा किसानों से था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। इसी प्रकार आप अगर देखोगे राजस्थान, तो राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन जो है, राजस्थान के अंदर बिजोलिया आंदोलन जो है, तो ये मुख्य आंदोलन है जो उस समय हुए हैं और किसानों से संबंधित है। तो वापस एक बार मैं आपका रिपीट करवा दूं कि इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स कौन कौन से हैं जहां से आपका एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। जैसे एका आंदोलन, कहां पर? उस समय ये अवध क्षेत्र था। अवध का नाम उस समय कर दिया गया है संयुक्त प्रांत यूपी, जिसका उस समय नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, और आज उसको कहते हैं उत्तर प्रदेश। बिहार में काफी मूवमेंट हुए, क्योंकि बिहार में पूरा फर्टाइल क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है। यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट है चंपारण सत्याग्रह। बंगाल से चूंकि अंग्रेजों ने अपने शासन की शुरुआत की, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया, इसलिए सबसे अधिक शोषण अगर किसी क्षेत्र विशेष का हुआ तो वे थे बंगाल के किसान। और बंगाल के किसानों ने भी समय समय पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उसी आवाज में एक आवाज आती है नील विद्रोह की, एक आवाज आती है पबना विद्रोह की, एक आवाज आती है तेभागा आंदोलन की। ये सब के सब किससे संबंधित है? बंगाल से। इसी प्रकार दक्षिण भारत में जहां आज तेलंगाना क्षेत्र है, वो तेलंगाना क्षेत्र पहले हैदराबाद रियासत का पार्ट हुआ करता था। वहां पर भी एक बड़ा मूवमेंट हुआ जिसे तेलंगाना आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में केरल के तट के आसपास मालाबार तट पर कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट हुए, जैसे मोपला विद्रोह, पुनप्पा विद्रोह, वायनाड विद्रोह, ये संबंध यहां से हैं। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के अंदर कुछ रिवोल्ट हुए, जिसमें दक्कन विद्रोह काफी अहम माना जाता है, दक्कन विद्रोह, और यहीं पर वर्ली विद्रोह भी हुआ था, ध्यान रखना। महाराष्ट्र के अंदर ही एक विद्रोह और हुआ है, वर्ली विद्रोह। इसी प्रकार से अगर आप गुजरात देखोगे तो गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह, ये बेसिकली किस प्रांत में आ गए? गुजरात में। इसी प्रकार राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, लेकिन चूंकि राजस्थान ब्रिटिश भारत का सीधा भाग नहीं था, ये रियासतों का क्षेत्र था, और यहां पर हुआ प्रमुख आंदोलन जो था वो बिजोलिया आंदोलन था। तो ये मैंने एक छोटा सा आपके सामने प्रेजेंट किया है कि कहां कहां पर कौन सा पार्ट हुआ। अब हम थोड़ा आगे बढ़े और इसमें से एक एक मूवमेंट को थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसका ऐसा एनालिसिस हम करेंगे ताकि डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है उसको हम उठा सके। तो यहां से आप आगे बढ़िए, और कुछ मोमेंट अगर मैं बीच में एक दो रखूं आपके लिए, तो आपको उन मोमेंट्स को उसी तरीके से तैयार करना है। जैसे सबसे पहले लिया एका आंदोलन, एका मूवमेंट, एका आंदोलन। अब जब आप रिवीजन करो तब आप या नोट्स बनाओ, तो नोट्स इस प्रकार से मत बनाना कि जैसे कि एक आम लड़का बनाता है, और एक आम लड़का क्या करता है कि उसको ऐसे लिखता जाता है, 1 लाइन 2 लाइन 3, ऐसे पूरा पेज भर लेता है, और वो फिर वापस क्या करता है कि अपनी जो नोटबुक है जिसमें उसने नोट्स बनाए हैं उसको वापस किस फॉर्म में वो लिख देता है? पुस्तक की फॉर्म के अंदर। ऐसा आपको नहीं करना है, बल्कि भले पेज 1 से 2 ज्यादा लग जाएं, लेकिन इस प्रकार से याद करें कि जब एग्जामिनेशन टाइम में आप रिवीजन करें तो सभी चीजों को एकदम सटासट याद कर सकें। इसलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आप नोट्स बनाने का प्रयास करें। ऐसे नोट्स न बनाएं कि बस जैसे बचपन में 6, 7, 8, 9 क्लास के अंदर नोट्स बना देते, लाइन टू लाइन जमा के लिखते थे, वैसे नहीं लिखना है, क्योंकि वो चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहती है। एक बार नोट्स बनाने के बाद फिर आप वापस भूल जाएंगे। वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जैसे मैं आपको ये कहूं कि आप अपने दिमाग में आंख बंद करके तस्वीर लाने का प्रयास कीजिए और आप सोचिए ताजमहल। तो आंख बंद करने के बाद में क्या ताजमहल का मैप आपके दिमाग में आ रहा है? तो आप कहेंगे यस सर, थोड़ा थोड़ा धुंधला मैप हमारे आ रहा है। मैं कह दूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, तो आपके चूंकि मोदी जी का चेहरा आपने देख रखा है तो चेहरा आपको आएगा। लेकिन मैं ये कह दूं कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन, तो सिर्फ नाम जा रहा है, आपकी तस्वीर दिमाग में कुछ नहीं आएगी। जहां तस्वीर बने, जैसे मैं कहूं अमिताभ बच्चन, तो आपकी तस्वीर बनेगी क्योंकि आपने नाम भी सुना है और देखा भी है। तो ऐसे ही जब मैं कहूं कि इस्लामाबाद की लाल मस्जिद, तो आपके दिमाग में लाल मस्जिद का कोई मैप नहीं आएगा, क्योंकि आपने देख नहीं रखा है। आपने ताजमहल देख रखा है, राष्ट्रपति भवन देख रखा है, संसद देख रखी है, तो उसका मैप आपके दिमाग में आएगा। ऐसे ही जब आप कहें भारत के किसान आंदोलन, तो भारत के किसान आंदोलन कहते ही आपके दिमाग में मैंने जो अभी बनाया था वो आपके दिमाग में मैप बनना चाहिए कि हाँ सर ने ऐसे ऐसे यहां बताया था। फिर मैं कह दूं कि एका आंदोलन, तो एका आंदोलन जब हम पढ़ें तो उसमें बाकायदा आप जब पॉइंट्स बनाओगे तो पॉइंट्स में आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यार मैं इसको इस दृष्टिकोण से यहां पर इसके पॉइंट्स बनाऊंगा, तो यहां पर भी एक आकृति आपके दिमाग में बन जाएगी कि ऐसे करके मैंने इतने पॉइंट्स यहां पर ड्रॉ किए थे, और वो पॉइंट्स जो है वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। जैसे जब आप मूवमेंट को याद करो प्री एग्जाम के पॉइंट से, तो सबसे पहले जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ने का प्रयास कीजिए।
जितना आप तोड़ोगे वो चीजें आपको उतनी ही बेहतर तरीके से याद होगी। अब यहां पर आप देखोगे जैसे एका आंदोलन, तो सबसे पहला होगा क्षेत्र, मतलब किस क्षेत्र में फैला, तो होगा आप हम कहेंगे यूपी के अंदर। यूपी का मतलब आज का उत्तर प्रदेश, उस समय का यूपी का मतलब होगा यूनाइटेड प्रोविंस। तो यहां मैंने लिख दिया संयुक्त प्रांत के अंदर फैला था। संयुक्त प्रांत का ये क्षेत्र पहले किस नाम से जाना जाता था, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एका आंदोलन कहां फैला था, तो ये फैला बेसिकली अवध क्षेत्र के अंदर ये फैला था। फिर अवध क्षेत्र में भी आप कहोगे सर कहां पर, तो ये हरदोई, बहरीच और सीतापुर के अंदर ये जो मूवमेंट फैला है, ये बेसिकली हरदोई, बहरीच और सीतापुर के अंदर ये आंदोलन फैला था। तो पहला हमने तोड़ने का प्रयास किया और उसमें देखा कि एका आंदोलन का क्षेत्र कौन सा है, तो यूपी मतलब उस जमाने में यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको हिंदी में कहते थे संयुक्त प्रांत। ये संयुक्त प्रांत मुख्यतः किस रियासत से बना था, तो अवध का विलय करने के बाद बना था और अवध क्षेत्र था। अवध क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र था, तो आज का हरदोई, बहरीच और सीतापुर एरिया जो था वहां पर एका आंदोलन चला था। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि एका आंदोलन कब चला, एका मूवमेंट कब चला, तो ये 1921-22 में चला था। फिर तीसरा पॉइंट होगा कि इस विद्रोह का स्वरूप कैसा था, तो आप कहोगे इसका स्वरूप जो है बेसिकली एक किसान आंदोलन था, ये एक किसान आंदोलन था। फिर फोर्थ पॉइंट जो आपके दिमाग में आएगा वो आएगा कि इसका नेतृत्व किसने किया। सबसे पहले एकदम छोटी छोटी चीजों को, तो इसका नेतृत्व जो है, इसकी लीडरशिप जो है, इसका नेतृत्व किया पिछड़ी जाति के, लोअर क्लास, पिछड़ी जाति के मदार पासी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। यहां पर लीडरशिप जो है मदार पासी के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना यहाँ पर मदार पासी के नेतृत्व में ये जो मूवमेंट शुरू हुआ, इसकी विशेषता थी कि इसमें छोटे छोटे किसान और छोटे छोटे जमींदार शामिल थे। तो यहाँ पर एक चीज़ और कि इसमें जो काश्तकार है, किसान को कहते हैं काश्तकार, छोटे छोटे काश्तकार एवं छोटे छोटे जमींदार इसमें शामिल थे। छोटे छोटे जमींदार इसमें शामिल थे, किसमें, एका आंदोलन जो अवध क्षेत्र में 1921-22 में मदार पासी के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान रखना कि इसका ये जो एका आंदोलन हुआ, इस एका आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो एक मैंने यहां पर लिख दिया मुख्य कारण, मेन कॉज क्या था। मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण था किसानों की जोत भूमि पर, किसानों की जोत भूमि पर, जिस पर वो जोत करते थे, किसानों की जोत भूमि पर उनका दखल संबंधी अधिकार न देना, उनका दखल संबंधी अधिकार न देना, यह मुख्य कारण था। उन्हीं की जमीन और उन्हीं को दखल नहीं दिया जा रहा। साथ ही साथ अत्यधिक लगान, अत्यधिक लगान, तो उस अत्यधिक लगान को भी ये सहन कर जाते। लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखना, जमींदारों द्वारा अलग से शुल्क वसूले गए, जमींदारों के द्वारा अलग से शुल्क वसूले गए। साथ ही साथ अगर जमींदार के घर में शादी हो रही है तो किसानों से जबरदस्ती वह भेंट और उपहार ले रहा है। तो यहां पर एक बिंदु जो होगा भेंट एवं उपहार। कुल मिलाकर हर प्रकार से किसानों का शोषण होने के कारण अवध क्षेत्र के अंदर ये एका आंदोलन शुरू हुआ। 1922 तक ये आंदोलन चलता रहा। और कब तक चला, तो ध्यान रखना ये चला 1922 तक, 1922 तक, 1922 तक ये आंदोलन चलता है। इस आंदोलन ने उस समय उत्तर प्रदेश क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन का किसानों की दृष्टि से
एक सामाजिक आधार तैयार करने में निश्चित रूप से अपनी अहम भूमिका थी, परंतु अंग्रेजों ने 1922 तक इस आंदोलन का भी दमन कर दिया। तो ये आपको यहां पर समझना है। एका आंदोलन क्षेत्र कौन सा होगा? संयुक्त प्रांत, मतलब कहां पे? अवध क्षेत्र। और अवध क्षेत्र में कहां पर? हरदोई, बहरीच और सीतापुर के अंदर। इसी प्रकार से कब चला? 1921-22 में। स्वरूप कैसा था? किसान आंदोलन। नेतृत्व किसने किया? तो पिछड़ी जाति के मदार पासी के द्वारा इसका लीडरशिप की गई थी। और इसमें छोटे छोटे काश्तकार थे, छोटे छोटे जमींदार भी इनके साथ शामिल थे। मुख्य कारण क्या था? किसानों की जोत भूमि पर उनके दखल संबंधी अधिकार को समाप्त करना, और साथ ही साथ अत्यधिक लगान के साथ साथ जो बड़े बड़े जमींदार थे वो यहां पर और भी कई प्रकार के शुल्क, भेंट और उपहार लेते थे, जिसके खिलाफ ये रिवोल्ट किया गया। तो ये था आपका एका आंदोलन। इसी प्रकार हम आगे बढ़े तो यूपी से चले बिहार, और बिहार में जो मूवमेंट शुरू हुआ उसको हम कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले हम चंपारण सत्याग्रह को एकदम बहुत सारे पॉइंट्स में तोड़ दें, और तोड़ने के बाद जोड़ दें, तो आपका बहुत बेहतर उत्तर निकल के आएगा। इस क्रम में आप देखोगे कि जो चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह जो है, ये चंपारण सत्याग्रह गांधी के नेतृत्व में, गांधी मतलब गांधी जी, गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया पहला स्थानीय आंदोलन। फर्स्ट लोकल मूवमेंट था ये, पहला स्थानीय आंदोलन था, पहला स्थानीय आंदोलन। फिर दूसरा पॉइंट आएगा कि चंपारण है कहां पर? तो चंपारण बेसिकली, चंपारण एक जिला है बिहार का, चंपारण जिला है और काफी उपजाऊ माना जाता है, और बागानों के दृष्टिकोण से काफी फेमस था ये चंपारण। तो चंपारण जिला, और चंपारण जिला कहां पर होगा? बिहार के अंदर। चंपारण बिहार के अंदर। कब की घटना है चंपारण? तो ये बेसिकली आप लोग बताएंगे चंपारण कब की घटना है। ये मैंने आप पर छोड़ दिया है, क्योंकि जब मैंने गांधीवादी आंदोलन पढ़ाया था तब इसकी चर्चा की थी। आपको इसमें से टिक करना है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। हिंट मैं दे देता हूं आपको, 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में। 17 में खतरा। तो ये आप बताएंगे कि किस वर्ष ये शुरू हुआ था चंपारण सत्याग्रह। फिर उसके बाद में मैं आपसे पॉइंट लूं तो नेक्स्ट आपका होगा कि यहां पर स्थानीय नेता कौन था जिसने सबसे पहले गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी आवाज को सुनिए। तो ध्यान रखना, वो स्थानीय नेता था चंपारण का, और नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जो है वो यहां पर लोकल लीडर थे। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह में वे कौन से नेता थे जो आगे चलकर बड़े नेता बने, और यहां पर उन्होंने गांधी का साथ दिया, गांधी का सहयोग किया, या यहां पर वो गांधी से आकर मिले। तो वो जो नेता थे, अन्य नेता जो इस मूवमेंट के दौरान आकर मिलेंगे, अदर लीडर्स कौन कौन से हैं, अन्य नेता कौन से हैं, उनकी बात करें तो अन्य नेताओं में आप लोग ध्यान रखना, बड़ा नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय युवा थे, जो बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष बनते हैं, खाद्य एवं कृषि मंत्री बनते हैं, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो उसके बाद में महादेव देसाई, ये भी इसी मूवमेंट के दौरान यहां पर गांधी से भेंट करते हैं। कौन? महादेव देसाई। नरहरि पारीख, नरहरि पारीख ये भी इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी से मिलते हैं। जेबी कृपलानी, बड़ा नाम आता है कांग्रेस में आगे जाके, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, ब्रिजमोहन। तो ध्यान रखना, यहां पर लोकल लीडर कौन है? तो लोकल लीडर है राजकुमार शुक्ला।
लोकल लीडर का नाम राजकुमार शुक्ला है और अन्य नेता जो इसमें मिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारीक, जय बी कृपलानी, ब्रजमोहन आदि। अब मुद्दा होगा कि चंपारण सत्याग्रह का इश्यू क्या था, चंपारण सत्याग्रह क्या था। तो पहले आप लोग ध्यान रखना, यहां पर एक बिंदु हमें समझाना पड़ेगा कि 19वीं सदी के अंदर चंपारण के किसानों के साथ, ये पूरा मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैंने समझा रखा है, चंपारण के किसानों के साथ चंपारण के बागान मालिकों ने एक अनुबंध किया जिसे तिनकटिया पद्धति कहते हैं। और इस पद्धति के अंतर्गत किसान की जो भी जमीन थी, किसान को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर, अपनी जमीन के जो भी जमीन है, वहां कट्टा इकाई है, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में बीघा चलती है, कहीं पर गज चलता है, तो यहां पर जो है इसका मतलब है क्या, कट्टा बिहार में जमीन की यूनिट है। और जो जमीन थी उस जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यहां पर कौन सी खेती करना अनिवार्य है, तो उत्तर होगा नील की खेती करना अनिवार्य था। और अंग्रेज क्या करते थे कि ये नील किसानों से लेकर के और उसे फिर इस नील को यूरोप के बाजार में बेच देते थे, क्योंकि उस समय तक कपड़े का रंग जो है वो सफेद ही हुआ करता था, उसमें नील दी जाती थी, उससे कपड़ा खूबसूरत भी हो जाता था, उसकी मजबूती बढ़ जाती थी। तो यहां पर आप देखना, ज्यादातर जो लोग बोलते हैं कि गांधी वहां पर किस लिए गए थे, तो उत्तर देते हैं तिनकटिया पद्धति का विरोध करने के लिए। जो टीचर यहां तक बताते हैं वो गलत है। ध्यान रखना, तिनकटिया पद्धति जो है वो प्रचलित जरूर थी, जिसमें किसान को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये नील जो थी वो जो चंपारण में यूरोपियन बागान मालिक थे उनको दे दी जाती थी, और वो ले जाके उसको बहुत अच्छे भाव में यूरोप के बाजार में बेचते थे। तो फिर आपके दिमाग में आएगा सर कि मुद्दा क्या था, अगर ये मुद्दा नहीं था तो फिर मुद्दा क्या था, इश्यू क्या था। मुद्दा यह था कि 20वीं शताब्दी में जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया। जर्मनी में किसका आविष्कार हो गया, तो उत्तर होगा रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया। इनोवेशन ऑफ केमिकल कलर्स, जो आज हम देखते हैं रंग बिरंगे कपड़े, ये सिंथेटिक कलर से बने हुए हैं। इस सिंथेटिक कलर का डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। मैं कह रहा हूं कि 20वीं शताब्दी में जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया। जब 20वीं शताब्दी में जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया तो इससे भारत के किसान बहुत खुश हुए। किसान भारत के बहुत खुश हुए। अब आप कहोगे कि सर जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो रहा है, भारत के किसान क्यों खुश हो रहे हैं? भारत के किसान इसलिए खुश हो रहे हैं कि अब नील का कोई महत्व नहीं रहा। और आप लोग जानते हो कि नील जहां पर होती है उससे जमीन की उर्वरता खत्म होती है। तो किसानों ने सोचा कि अब हमारी जमीन का जो उर्वरता है वो भी बनी रहेगी और अब हमें नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी, अर्थात हमें तिनकटिया पद्धति के तहत नील की खेती करना अब आवश्यक नहीं होगा। जब ये खुशी की लहर उनके मन में आई तो आप देखिए ब्रिटिश बागान मालिकों ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, आप नील की खेती मत कीजिए, लेकिन नील के बदले आप हमें कुछ और दीजिए। मतलब अब यहां पर तिनकटिया सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अंग्रेज जो है, ब्रिटिश बागान मालिक जो है, अब नील के बदले वो बेसिकली अवैध वसूली की मांग करने लगे। कौन? ब्रिटिश बागान मालिक अवैध वसूली की मांग करने लगे। मतलब उनका कहना था कि नील नहीं तो कुछ और दे दीजिए,
क्योंकि हमने आपके साथ में अनुबंध कर रखा है। इसी बात को लेकर चंपारण का एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलता है और वो गांधी को पूरा घटनाक्रम ये समझाता है जैसे मैंने आपको समझाया। ये मैंने वहीं से पढ़ा है। जब ये बात समझाए तो गांधी, चूंकि उस समय 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, 1916 तक पहुंचते पहुंचते भारत से काफ़ी हद तक वो वाकिफ हो चुके थे। अब वो तैयार हो रहे थे 1917 के चंपारण मूवमेंट के लिए। तो 1917 के अंदर गांधी चंपारण जाते हैं। 1917 में गांधी चंपारण गए और चंपारण जाकर उन्होंने, जैसे ही वो चंपारण रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, क्योंकि पूरी भूमिका बन चुकी थी, कई लीडर्स वहां आके गांधी से मिलते हैं। और ये भी ध्यान रहे कि उस समय तक गांधी कोई एरे गेरे नेता नहीं है, वो कैसरी हिंद की उपाधि से विभूषित है, इसलिए एक आम अंग्रेज भी उनके हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन जिला प्रशासन ने गांधी से कहा कि आप चंपारण छोड़ें, आप इस मामले में बीच में न पड़े। अगर आप बीच में पड़े या आपने किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया तो आप कोर्ट और मुकदमे के लिए तैयार रहें। गांधी ने जवाब दिया कि मैं कोर्ट, मुकदमा और जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी बात पर अटल हूं कि किसानों को उसका हक मिलना चाहिए, किसानों से अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए। तब जिला प्रशासन को हार मानकर एक जिला प्रशासन के द्वारा ही एक कमेटी बनाई गई, जिसका अध्यक्ष एक अंग्रेज था और उसका एक मेंबर अंग्रेज थे। मैंने जब गांधी जी पढ़ाया था तो वहां उस अध्यक्ष का नाम बताया था। आप वापस बताने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। गांधी उस कमेटी के एक मेंबर थे। फाइनली उस जो कमेटी थी उसने जो सिफारिश की, उस सिफारिश में कहीं ना कहीं गांधी जी की जीत हुई, अर्थात वो किसानों के पक्ष में ही फैसला आया। इस प्रकार ये गांधी की भारत में पहली जीत थी। अगर गांधी की भारत में पहली जीत की बात करें तो होगा चंपारण सत्याग्रह। अगर फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे, गांधी ने वहां पर आज्ञा मानने से मना कर दिया, लेकिन हिंसा नहीं की है। आज्ञा न मानना अवज्ञा होती है। आज्ञा का जस्ट विलोम जो है क्या होगा, अवज्ञा। गांधी की प्रथम सविनय अवज्ञा कौन सी मानी जाती है? गांधी की प्रथम सविनय अवज्ञा कौन सी मानी जाती है? तो उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा मतलब विनय पूर्वक आज्ञा मानने से मना करना, उसको हम कहते हैं आपका सविनय अवज्ञा। तो ये जो आप देख रहे हो ये पहला था। तो ये आप इस प्रकार से, अब जैसे मेंस की क्लासेस जब मैं लूंगा तो आपसे क्वेश्चन पूछे चंपारण सत्याग्रह, तब हम एक साथ उसको बोलेंगे। एक साथ कैसे? तो जितने पॉइंट्स मैंने अलग अलग किए हैं, आंसर राइटिंग स्किल्स में इन्हीं को आपस में जोड़ना राइटिंग स्किल कहलाती है। वो जोड़ना एक कला है जो हम मुख्य परीक्षा में बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारा टारगेट यूपीएससी प्री एग्जाम है, तो यहां इससे हम आगे बढ़ें। और नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम आगे चलें और नाम आएगा अब नील विद्रोह। नेक्स्ट विद्रोह जो है वो आएगा नील विद्रोह, नील रिवोल्ट। ध्यान रखना, जो चंपारण सत्याग्रह है उसका आधार कहीं ना कहीं नील से जुड़ा हुआ है, उसका आधार भी कहीं ना कहीं नील से जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, ये नील विद्रोह और चंपारण विद्रोह दोनों अलग अलग है। ये नील विद्रोह कहाँ हुआ है? तो ये बेसिकली बंगाल में हुआ है। कहां पर हुआ? बंगाल के अंदर। फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा कि ये कब हुआ है? तो ध्यान रखना, ये हुआ है 1859-60 के अंदर, 1859 से लेकर 60 तक। 1859-60 में ये हुआ है। 1857 के विद्रोह के बाद
अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा रिवोल्ट कौन सा माना जाता है? तो नील विद्रोह, क्योंकि 1857 में विद्रोह हुआ, 1858 में अधिनियम आया, उसके एक साल बाद ही एक नया रिवोल्ट शुरू हुआ जिसे हम नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब अगर हम विशेषता की बात करें या स्वभाव की बात करें तो ध्यान रखना, भारत के किसान आंदोलनों में ये सबसे प्रभावशाली माना जाता है, जिसे ब्रिटिश सत्ता को हिलाने का प्रयास किया था। नाम था नील विद्रोह। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट जो होगा नील विद्रोह का, कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। यहाँ पर हम अगर बात करें इसकी लीडरशिप की, तो लीडरशिप में नाम आएगा दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया था। ये इसके नील विद्रोह के ये लोग जो है नेतृत्व करता है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नील विद्रोह का उल्लेख जो है वो किस नाटक में हुआ है? तो ध्यान रखना किस नाटक में हुआ है, तो उत्तर होगा नील दर्पण के अंदर। इसका उल्लेख किस में हुआ है? तो नील दर्पण में। और नील दर्पण नाटक जो था, इसके रचयिता कौन थे? तो नाम आएगा दीनबंधु मित्र का। तो यहाँ पर फिर मैंने ये लिखा दीनबंधु मित्र का, ये जो है इसके रचयिता थे। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1857 के विद्रोह के बाद जब अंग्रेजों ने भारत में 1858 का अधिनियम लागू किया जिसका नाम था द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बावजूद इस बेटर गवर्नमेंट के अंदर भी ब्रिटिश शासन के दौरान एक रिवोल्ट हुआ जो बंगाल में हुआ, जिसका नाम था नील विद्रोह। ये नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। ये भारत में जो किसान आंदोलन हुए उसमें सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक इसको माना जाता है। इसकी लीडरशिप जो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के हाथों में थी, और इसका उल्लेख जो है वो नील दर्पण में है, जो कि एक नाटक है जिसके रचयिता दीनबंधु मित्र माने जाते हैं। साथ ही साथ एक पत्रिका जिसको कहते हैं हिंदू पैट्रियट, एक पत्रिका चलती थी हिंदू पैट्रियट। इस हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र के संपादक और इसके संपादक जो थे वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र ने इस में काफ़ी सहयोग किया था। आप अगर सहयोग की बात करें तो किस पत्रिका के संपादक ने इस नील विद्रोह में काफ़ी सहयोग किया, तो उत्तर होगा हरिश्चंद्र के द्वारा इसमें सहयोग किया गया था। नील विद्रोह की पहली घटना कहाँ पर हुई? तो बंगाल के नदिया जिले से ये स्टार्ट होता है। बंगाल की नदिया जिले से इसकी स्टार्टिंग होती है, और नदिया जिले में एक गांव है गोविंदपुर। नदिया जिले में एक गांव था गोविंदपुर, जहां से सबसे पहले इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। उसके बाद में नील विद्रोह किसान विद्रोह का पहला सफल आंदोलन भी माना जाता है, क्योंकि इसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने बाद में नील आयोग का गठन किया था। तो ध्यान रखना 1860 में क्या बनता है? नील आयोग। और आयोग बनने का मतलब है कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने स्वीकार किया है कि वास्तव में इनकी डिमांड जायज है। लेकिन आपसे पूछे कि नील विद्रोह का कारण क्या था, तो ध्यान रखना नील विद्रोह का कारण नील की खेती है। नाम में छुपा हुआ है। क्या होगा कि बंगाल के काश्तकार जो आपको पता है, बंगाल और बिहार की जमीन जो है वो काफ़ी उपजाऊ है, और इसकी मिट्टी में जल की उपलब्धता है। ऐसी मिट्टी को हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, और इस रीजन को ज्योग्राफी के पॉइंट से कहते हैं खादर प्रदेश। और खादर प्रदेश सबसे बेहतर होता है चावल की खेती के लिए। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि बंगाल का काश्तकार अपने खेतों में
चावल की खेती करना चाहता था, परंतु परंतु यूरोपीय व्यापारी द्वारा उनसे जबरन नील की खेती कराई जाती थी या उन्हें नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था। अतः इस कारण दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में बंगाल के नदिया जिले के किसानों ने एक रिवोल्ट किया, जो धीरे धीरे पूरे बंगाल की में फैलने का प्रयास करता है। बाद में अंग्रेजों ने समझा कि कहीं इस प्रकार का किसान आंदोलन बड़ा रूप न ले ले, इसलिए 1860 में नील आयोग का गठन करके इसकी कई मांगों को मानने का प्रयास किया गया। तो ये आपका होगा नील विद्रोह। तो इसको भी आप बहुत बेहतर तरीके से याद रखना। लेकिन नील विद्रोह जो है, आप लोग ये भी ध्यान रखना कि नील विद्रोह कहाँ हुआ है। नील विद्रोह बंगाल के अंदर हुआ है। तो इस बिंदु को भी हम यहाँ से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप लिखना पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह भी किसानों से संबंधित है। तो पहले हम इसको बहुत बेहतर तरीके से तोड़ दें, तोड़ने के बाद जोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर उत्तर आपका निकल के आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ये लिखा पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह पहले हम इसको एकदम कई पार्ट्स में डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना ये बेसिकली बंगाल की पाबना क्षेत्र में हुआ था। तो जाहिर सी बात है ये भी बंगाल का मूवमेंट है। बंगाल की पाबना क्षेत्र में ये मूवमेंट हुआ था। और बेसिकली कारण क्या था, अगर एक शब्द में कारण बताऊं तो रिवोल्ट का रीजन क्या है, तो जमींदारों के द्वारा, उत्तर होगा जमींदारों के द्वारा व्यापक शोषण, जमींदारों के द्वारा व्यापक शोषण किया गया था, एक्सप्लॉयटेशन किया गया था, इसलिए ये रिवोल्ट होता है। जमींदारों के द्वारा व्यापक शोषण हुआ था, उस शोषणकारी रवैये के खिलाफ ही ये विद्रोह हुआ था। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत पाबना क्षेत्र के किसानों ने जमींदारों के खिलाफ मूवमेंट शुरू किया। कब, 1873 से। तो ये विद्रोह कब होता है, तो 1873 से लेकर 1876 तक बंगाल की पाबना क्षेत्र में जमींदारों के व्यापक शोषण के खिलाफ जो मूवमेंट शुरू हुआ उसे हम पाबना विद्रोह के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना 1873 में पाबना जिले की यूसुफ शाही परगने में एक किसान संघ का गठन किया गया, जिसमें किसानों को संगठित करने, लगान न देने और जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे में खर्च करने हेतु चंदा एकत्रित करने जैसे मुद्दों का आह्वान किया गया। तो ध्यान रखना यहाँ पर पाबना विद्रोह ये स्टार्ट कब से हुआ है, तो 1873 से। और बाकायदा इसको स्टार्ट करने के लिए जो पाबना जिला है उसका एक यूसुफ शाही परगना था। मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो यूसुफ शाही परगना है बंगाल के अंदर। और किस जिले में, तो उत्तर होगा आपका पाबना जिले का नाम है, पाबना में। वहां से बाकायदा किसान संघ का गठन किया गया और किसान संघ का गठन करके ये आह्वान किया गया कि एक तो हमें लगान नहीं देना है, मतलब रेवेन्यू जो टैक्स है वो नहीं देना है। दूसरा, अगर हमें जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ कानूनी रूप से लड़ना है तो हमें बेसिकली घोषणा करनी पड़ेगी, और इसके लिए जस्टिफाइड तरीके से लड़ने के लिए हमें वकीलों की आवश्यकता होगी। इसलिए उसी यूसुफ शाही परगने के अंदर चंदा एकत्रित किया गया था। एक चीज और आप ध्यान रखना कि जितने मूवमेंट हुए उन मूवमेंट में ये एक अलग मूवमेंट ऐसा है कि यहाँ के जो किसान आंदोलन थे, यहाँ का जो पाबना क्षेत्र का जो किसान आंदोलन शुरू हुआ, वहाँ पे किसानों का ये मानना था और कहना था कि हकीकत में जो ये मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट हमारा ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये मूवमेंट जो है वो उनके समर्थक जो जमींदार हैं,
जो बहुत ज़्यादा हमारा शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ है। कुल मिला के मैं कह दूं कि बाकायदा पाबना विद्रोह में ये घोषणा की गई कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। देखिए आप, इसमें क्या कहा गया कि हम सिर्फ महारानी और महारानी की ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ का मतलब ओनली एंड ओनली, हम सिर्फ और सिर्फ महारानी और महारानी की रैयत होना चाहते हैं। मतलब वो ये तो फक्र महसूस कर रहे हैं कि हम रैयत किसके हैं, हम किसान किसके हैं, हम महारानी के किसान हैं, हम ब्रिटिश सत्ता के अधीन हैं। लेकिन ब्रिटिश सत्ता से परे कुछ चीज़ों का फायदा उठाकर जमींदार जिस प्रकार से हमारा शोषण कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर यह भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु कहा गया था। इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें, इसकी लीडरशिप की बात करें कि पाबना विद्रोह की लीडरशिप किसने की, तो ईशान चंद्र राय। यहां पर लीडरशिप है ईशान चंद्र राय की। ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभुपाल, केशव चंद्र, शंभुपाल आदि ने इस विद्रोह की लीडरशिप की थी। तो ये आप ध्यान रखना किस में आएगा, पाबना विद्रोह के अंदर। पाबना विद्रोह में इन तमाम बिंदुओं को आप ध्यान रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ें तो आपका आएगा नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा तेभागा। कौन सा, तेभागा आंदोलन। यहां पर आप लोग ध्यान रखें कि ये तेभागा जो शब्द बना है वो बना है, हम बोलते हैं कई जगह पर 1/3, 1/3, क्या बोलते हैं, 1/3। तो उस 1/3 जो शब्द है वो तेभागा मतलब 1/3 से जुड़ा हुआ है। तो ये तेभागा किसी का नाम नहीं है, 1/3 से इसका मतलब है। तो तेभागा आंदोलन सबसे पहले तोड़ें और उत्तर आएगा कि कब शुरू हुआ। तो ध्यान रखना, हम जब आज़ाद होने वाले थे तो उससे जस्ट 1 साल पहले, मतलब जब अंग्रेज भारत से भागने वाले थे, भागा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो भागने वाले हैं, तो उससे आप ऐसे लिंक करके याद कर सकते हो। तेभागा अंग्रेजों के भागने से पहले 1946 में मूवमेंट शुरू हुआ था। फिर आपका दूसरा पॉइंट होगा कि तेभागा आंदोलन बेसिकली कहां पर स्टार्ट हुआ, तो उत्तर होगा ये मूवमेंट का बेस जो है वो बंगाल में है। ये भी बंगाल में हुआ था। कौन सा, तेभागा आंदोलन। और इसका लीडरशिप किसने की है, तो यहां पर इसके लीडर जो हैं वो 2 नाम आते हैं। एक तो भवन सिंह, इससे बेहतर नाम तो क्या हो सकता है आपके लिए, कितना मजबूत नाम है, भवन सिंह एवं कंपाराम। भवन सिंह एवं कंपाराम ने इसका नेतृत्व किया था। तो पहला कब हुआ, 1946 में। कहां पर हुआ, बंगाल में। किसने लीडरशिप की, भवन सिंह और कंपाराम ने इसकी लीडरशिप की थी। अब यहां पर इससे पहले 2 शब्दों को आपको समझना पड़ेगा। 2 शब्द जो है, एक शब्द आता है जोतदार। जोतदार, ध्यान रखना, वैसे इन शब्दों के अर्थ भी आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलेंगे। जोतदार और बंटाईदार, ये 2 वर्ड आते हैं। जैसे किसी गांव में किसी व्यक्ति के पास जमीन नहीं है, तो जमीन नहीं है तो उसको कहेंगे भूमिहीन व्यक्ति, ठीक है। तो और एक किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है लेकिन वो खेती करने में या तो सक्षम नहीं है या वो उस खेत से काफी दूर रह रहा है सिटी के अंदर, तो उसने कहा कि आप खेत बा लेना और आप जो हिस्सा बने वो मुझे हिस्सा, मेरा पार्ट दे देना। तो जिसकी जमीन है वो यहां पे कहलाएगा जोतदार। वो क्या कहलाएगा, जोतदार। तो जाहिर सी बात है
जोतदार जो होगा वो बेसिकली कौन होगा? अमीर व्यक्ति होगा। या मैं कह सकता हूं कि जोतदार कौन सा होगा? कोई जमींदारी होगा जिसके पास जमीन है। वो जमींदार क्या करेगा? किसी और व्यक्ति को जिसके पास जमीन नहीं है या जो उसके खेत में खेती करना चाहता है उसको दे देगा। उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, मतलब जोतदार और बंटाईदार के बीच में एग्रीमेंट होगा। इसको बंटाईदार क्यों कहते हैं? क्योंकि उस खेत में खेती तो वो करेगा कौन? जिसके पास जमीन नहीं है, वो उसके खेत में खेती करेगा और एज ए रेंट जितना उपज होगा उसका आधा भाग या उसका 1/3 पार्ट वो उस जमीन के मालिक को दे देगा। तो जो खेती कर रहा है दूसरे के यहां आकर के, वो हो जाएगा बंटाईदार, बांटने वाला, और जोतदार जिसकी जमीन है। तो यहां पर ध्यान रखना आप लोग कि जोतदार और बंटाईदार दो शब्द आएंगे। जोतदार जो होगा वो कहीं ना कहीं अमीर व्यक्ति होगा जिसकी जमीन है या बड़ा जमींदार होगा, और बंटाईदार जो होगा वो बेसिकली कोई किसान या गरीब किसान होगा या भूमिहीन किसान होगा। तो यहां पर किसान या कोई गरीब व्यक्ति आप मान सकते हो जो आके इस जोतदार के यहां पर खेती करेगा। अब क्या होता था कि जोतदार की यह मजबूरी है कि उसके पास खेत नहीं है, तो वो बेसिकली जोतदार के पास जमीन है, वो उस जमीन से दूर है, तो उसने वो खेत जो है खेती करने के लिए किसको दे दिया? बंटाईदार को। अब बंटाईदार शुरुआत में तो कहेगा चलो यार अपने पास जमीन नहीं थी, इसमें जो होगा उसको भी दे देंगे। अब मेहनत उसने की, खर्चा उसने लगाया, हाँ जमीन उसकी नहीं है, किसकी? बंटाईदार की। तो वो अब जब उपज तैयार होगी तो वो जोतदार आएगा और वो कहेगा कि आधा पार्ट मुझे दे दे, 1/2। इसी बात को लेकर लड़ाई होगी कि आपको आधा नहीं, आपको 1/3 मिलना चाहिए, 1/3 भाग मिलना चाहिए। मतलब यहां पर इस तेभागा आंदोलन के माध्यम से बंटाईदार अर्थात गरीब और भूमिहीन किसान ये मांग करेंगे कि सरकार जो है वो एक ऐसी रिपोर्ट को लागू करे जिसके माध्यम से वो नियम बना दे कि बंटाईदार जोतदार को हाफ पार्ट नहीं देगा, बल्कि जो फसल हुई है उसका 1/3 पार्ट देगा। तो यहां पर आपसे पूछे कि इस तेभागा आंदोलन की सबसे पहली बात कि तेभागा आंदोलन का कारण क्या था, तो इसका कारण था कि जमींदारों के अत्याचार, साथ ही साथ बंटाईदारों ने ये मांग की, किसने? बंटाईदारों ने, जो भूमिहीन किसान थे, ये मांग की कि उनके द्वारा जोतदार को भूमि किराए के रूप में जुताई का हिस्सा है वो आधे से घटाकर 1/3 किया जाए। मतलब ये कह रहे हैं कौन? यहां पर बंटाईदार जो है, बंटाईदार ने मांग की। और बंटाईदार कौन है? गरीब किसान है जो उस खेत पर मेहनत करेगा जो खेत किसी और का है। उसने क्या कहा कि बंटाईदार ने मांग की कि वह जोतदार को, जो अभी तक कितना ले रहा है? 1/2 पार्ट ले रहा है, 1/2 पार्ट ले रहा है, उसको हम केवल कितना देंगे? 1/3 देंगे। और ऐसा करने के लिए सरकार हमारी मदद करे। और इसके लिए उस समय क्या था कि बाकायदा बंगाल भू राजस्व आयोग एक बना हुआ था, जिसको फ्लाइट आयोग भी कहते हैं, जिसको उस समय का जो बंगाल भू राजस्व आयोग था उसकी एक रिपोर्ट उस समय तैयार हो चुकी थी। किसके नेतृत्व में? फ्लाइट आयोग के नेतृत्व में। उस फ्लाइट आयोग ने भी अनुशंसा की थी कि बंटाईदार जोतदार को 1/3 दे, इससे ज्यादा देने के लिए उसको मजबूर न किया जाए, बंटाईदार जोतदार को। तो इसने मांग क्या की थी? इसने सिफारिश की थी 1/3 की। तो तेभागा आंदोलन में बंटाईदारों ने ये मांग की कि हमारे से जोतदार जो 1/2 हिस्सा लेता है वो कितना ले? 1/3 ले। और इसके लिए किस सिफारिश को लागू किया जाए? तो फ्लाइट आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। ध्यान रखना, इसमें तेभागा चाई, इसमें 2 नारे लगते हैं, तेभागा चाई। तेभागा चाई ये बंगाली शब्द है, और इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे इसमें
लगते हैं। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखोगे। 1949 में, मतलब देश जब आज़ाद हो गया उसके बाद में, सरकार ने बरगदार अधिनियम अर्थात शेर कॉपर एक्ट बनाया, जिसके द्वारा किसानों की अधिकांश मांगों को मान लिया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भवन सिंह और कंपाराम ने किया था। मेन बात तो यही थी कि बंटईदार जोतदार को अब कितना हिस्सा देगा? 1/3। उसके बाद हम आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे चलें तो बिंदु जो आपका आएगा वो आपका होगा दक्षिण भारत में। हम बात करें, दक्षिण भारत में एक आंदोलन चलता है जिसका नाम था तेलंगाना आंदोलन। सबसे पहली बात तो ये तेलंगाना आंदोलन कहां पर हुआ? तो ध्यान रखना, ये तेलंगाना मूवमेंट जो था, तेलंगाना आंदोलन जो था, ये वर्तमान में तो तेलंगाना क्षेत्र में होगा, लेकिन उस समय ये क्षेत्र हैदराबाद रियासत के अधीन आता था। तो तेलंगाना आंदोलन जो किसान आंदोलन था वो वर्तमान में तो तेलंगाना क्षेत्र में है, लेकिन उस समय हैदराबाद रियासत के आसपास का ये क्षेत्र था। और ये विशेषकर तेलंगाना के नालगोंडा के किसानों का आंदोलन था, जो एक प्रकार का हिंसात्मक विद्रोह था। इसका मुख्य गुस्सा जमींदारों के समर्थक, जमींदारों के जो समर्थक, देखो जमींदार अत्याचार करते थे, लेकिन जमींदार खुद अत्याचार न करके वो अत्याचार किसानों पर किसके माध्यम से कराते थे? तो वे पुलिस और गुंडों के माध्यम से अत्याचार कराते थे। तो ध्यान रखना, ये जो तेलंगाना आंदोलन हुआ है, ये तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 तक चला, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से जमींदारों के कुछ समर्थक, जिन्हें पुलिस और गुंडा कहा जाता था, उनके खिलाफ विद्रोह करना। हालांकि जब उनके खिलाफ होगा तो जमींदारों के खिलाफ जाहिर सी बात होगा ही। ध्यान रखना, यहाँ पर ये आंदोलन ज़्यादा तब भड़कता है जब तेलंगाना किसान आंदोलन के एक बड़े लीडर कुमारैया की हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद ये ज़्यादा भड़कता है। ये आज़ाद भारत के अंदर आज़ादी के बाद तक चलता है। 1951 में ये मूवमेंट शांत होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो दक्षिण भारत में आप देखोगे, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, ये जो आप केरल का तट देखते हो, ये वाला, ये जो केरल का कोस्ट है, इस केरल के कोस्ट को हम कहते हैं, केरल का तट है ये, और केरल का ये तट जो है ये बेसिकली कहलाता है मालाबार तट। और इस मालाबार तट का सबसे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट जो है, उस रिवोल्ट का नाम है मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह। तो सबसे पहले तो मैंने लोकेशन आपको बताई कि मोपला विद्रोह कहां पर था, तो केरल के तट पर था मोपला रिवोल्ट। और मोपला विद्रोह जो है, ध्यान रखना आप लोग, ये बेसिकली 2 बार हुआ है। एक हुआ है 1836 के आसपास, मतलब 19वीं शताब्दी में हुआ है, और फिर एक बार 1921 के अंदर भी ये हुआ है। 1921 अगस्त से दिसंबर 1921 के अंदर भी हुआ है। और जहां भी रिवोल्ट हुआ है उसमें आप लोग ध्यान रखना, जहां भी रिवोल्ट हुआ है वहां पर एक बेसिकली शोषित समाज है, एक शोषित समाज है और एक शोषक समाज है। हर जगह पर आप देखोगे जहां पर किसान शोषित है तो जमींदार शोषक है। लेकिन इस मोपला रिवोल्ट के अंदर एक बात और आती है, वो क्या कि यहां पर जो शोषित समाज है वो बेसिकली ज्यादातर पिछड़े मुसलमान हैं। मतलब यहां पर शोषित समाज मुस्लिम समाज है, जबकि शोषक समाज जो है वो बेसिकली हिंदू महाजन और जमींदार हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जब 1921 में यह हुआ था तो इसने थोड़ा सा सांप्रदायिक रूप ले लिया, इसने कम्युनल रूप ले लिया, क्योंकि यहां शोषित और शोषक की धर्म अलग अलग है। इसलिए यहां पर इसने थोड़ा सांप्रदायिक रूप ले लिया था। ये जो दूसरी बार हुआ है उसमें इसका नेतृत्व जो है खिलाफत नेता मुदलियार ने किया था। मोपला रिवोल्ट जो है
ये बेसिकली किसने किया है? खिलाफत आंदोलन के नेता मुदलियार के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके अलावा आपको पता है 1920-21-22 में खिलाफत आंदोलन जरूर चलता है। 1920-21-22 खिलाफत मूवमेंट जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, ये उस समय चूंकि सक्रिय है और मुस्लिम रिलेटेड मूवमेंट है, इसलिए जब ये आंदोलन दक्षिण भारत में चल रहा था मलाबार कोस्ट के ऊपर, तो ध्यान रखना खिलाफत आंदोलन के नेता मुदलियार ने दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व किया, एवं जो उत्तर भारत के प्रमुख नेता थे जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, इन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। और मुद्दा क्या था मोपला आंदोलन का? तो ध्यान रखना, केरल के मालाबार तट पर रहने वाले अधिकांश जमींदार और महाजन जो थे वो हिंदू संप्रदाय से थे, जबकि यहां पर खेती करने वाले अधिकांश किसान जो थे वो बेसिकली परिवर्तित अरब मुस्लिम थे, परिवर्तित अरब मुस्लिम थे। और कहते हैं कि यहां पर जमींदारों ने लगान की दरें बढ़ा दी थी। जमींदारों, और जमींदार कौन है? हिंदू संप्रदाय से। जमींदारों ने लगान की दरें बढ़ा दी, तो फिर मोपला समुदाय जो था, उस मोपला समुदाय ने जैनमियों अर्थात हिंदू जमींदारों की हत्या करना और उनकी संपत्ति लूटना शुरू कर दिया था। इस कारण से यहाँ पर शोषित और शोषक समाज दोनों अलग अलग होने के कारण इसने एक सांप्रदायिक रूप भी दक्षिण भारत में ले लिया था। इस बिंदु को भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। ये दो बार हुआ है, 1836 और 1921। जो मैंने ज़्यादा चर्चा की है वो किसकी की है? 1921 वाले की है। 1836 के आसपास भारत में इतनी सांप्रदायिकता नहीं थी, तो ये बिंदु भी आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो एक आएगा बारदोली सत्याग्रह। एक सत्याग्रह आता है आपका बारदोली सत्याग्रह। ये बारदोली सत्याग्रह क्या था? तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम इसको तोड़ें। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है? तो 1928 के अंदर। फिर बिंदु होगा कि कहां हुआ, तो ये क्षेत्र आएगा सूरत में। सूरत के बारदोली क्षेत्र में हुआ था। सूरत के बारदोली क्षेत्र में ये हुआ था और 1928 में इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन बने? तो ध्यान रखना, मुख्य नेतृत्वकर्ता बने वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल बने। और ध्यान रखना, इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार से किसानों का साथ दिया, यहां आंदोलन में बहुत बड़े स्तर पर महिलाएं भी थी, इसलिए महिलाओं ने उन्हें किस उपाधि से संबोधित किया? तो सरदार की उपाधि से। यहां से नाम आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन में महिलाओं ने सरदार की उपाधि से विभूषित किया था? तो उत्तर होगा बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में सूरत की बारदोली में। अब आपसे ये होगा कि सर ये जो है मूवमेंट क्यों चलाया गया था, बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो ध्यान रखना, कोई भी सत्याग्रह जो होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें से एक कारण तो ये भी माना जाता है कि 1928 के आसपास गुजरात के अंदर बाढ़ आई थी। खेड़ा में तो ध्यान रखना अत्यधिक वर्षा है, यहाँ पर बाढ़ के कारण भी फसलें नष्ट हो गई हैं। इसके बावजूद भी जो उस समय की ब्रिटिश सत्ता है उसने लगान में बढ़ोतरी कर दी। अब लगान में कितनी बढ़ोतरी की, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन जो ऑथेंटिक डाटाज हैं वो ये कहते हैं कि लगान में ये जो बढ़ोतरी की है, ये बढ़ोतरी बेसिकली 30% तक की गई। और कुछ बुक्स में लिखा गया है कि ये बढ़ोतरी 22% की गई।
तो आप दोनों डेटास को ध्यान में रखेंगे। कुछ बुक्स में लिखा है कि लगान में 22% की बढ़ोतरी की गई और कुछ में लिखा हुआ है 30% की बढ़ोतरी की गई, जबकि अतिवृष्टि और बाढ़ जैसे हालातों के कारण किसानों को पहले से नुकसान हो चुका है। साथ ही साथ जो यहाँ बारदोली में जो कपास हुई, वो कपास की कीमत गिर गई, कपास की कीमत गिर रही थी और उस समय जिसमें कपास की कीमत गिर रही है, कपास का मूल्य गिर रहा है, उसके बावजूद भी, कपास की कीमतें गिरने के बावजूद भी अंग्रेजों ने किसानों के हितों की अनदेखी की और कहते हैं कि उन्होंने लगान में जो बढ़ोतरी की वो कितनी की, लगभग 30% से, सॉरी कहीं लिखा हुआ 30% और कहीं लिखा हुआ 22%। तो आपको ये डेटा देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही ऑथेंटिक बुक में अलग अलग ये डाटा दिया हुआ है। तो बढ़ोतरी की गई, तो बाद में किसान जो है वो जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, और चूंकि इस समय साइमन कमीशन के कारण पूरे देश में माहौल खराब था, तो गांधी जी से मिले और गांधी ने कहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो फिर कांग्रेस ने डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया था, सरदार पटेल अपने स्तर पे जाते हैं और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता उनके साथ में हो जाते हैं। इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अहम रोल अदा किया, जिसके कारण सरकार झुकने को मजबूर हुई, और कहते हैं कि सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्वेल, सरकार ने ब्रूमफील्ड एवं मैक्वेल, ब्रूमफील्ड और मैक्वेल को इसकी जांच के लिए गठित किया, और उसने जो पुनरीक्षण रिपोर्ट जारी की उसके आधार पर कहा गया कि इतना न बढ़ाया जाए, और जो बढ़ाया गया वो बढ़ोतरी की गई 6.03% की लगान में बढ़ोतरी की गई थी, मतलब काफ़ी कम कर दिया गया था। यहाँ पर किसानों का जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साथ दिया, उसके कारण महिलाओं ने उन्हें ये सरदार की उपाधि दी। ध्यान रखना, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जब तक आपकी मांग स्वीकार नहीं की जाती है तब तक आप लगान देने से भी मना कर दें, नो पे टैक्स, टैक्स नहीं देंगे। और इस बात की चर्चा जो यहाँ पर सरदार पटेल ने की और बारदोली सत्याग्रह जिस तरह से खड़ा हुआ, इसकी चर्चा ब्रिटिश संसद में भी हुई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी हुई थी। तो ये मैंने सब आपको आज जो है बहुत सारे मोमेंट्स बताने का प्रयास किए, रिवोल्ट्स बताने का प्रयास किया कि कहाँ कहाँ पर ये किस प्रकार से हुए, और इसके माध्यम से ये जो किसान आंदोलन हुए उससे जो असंतोष आया, उस असंतोष ने निश्चित रूप से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की नींव को मजबूत करने में भी अहम भूमिका अदा की। तो दोस्तों, आज ये हमारा था किसान आंदोलन। कल फिर हम आधुनिक भारत के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।